नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़ी तकनीक ये जो अब जो लड़ाई है ना, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ये बड़ी रोचक हो गई है। और ये जो लड़ाई हुई है, ये देखिएगा आप कैसे टर्न लेती है, मैं आपको बताऊंगा। और ये किस तरह से आगे जाने वाली है, इसको हम आज असेस करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और इस लड़ाई में बहुत, अगर आप सोचें तो काफ़ी हद तक राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, पिछले 2 महीने की जो राजनीति है, 2.5 महीने की राजनीति है, मुझे नहीं पता उनका कोई सलाहकार है, मुझे नहीं पता उनकी पार्टी में कुछ लोग अचानक बुद्धिमान हो गए हैं या राहुल गांधी का अपना दिमाग है, लेकिन जो एजेंडा सेट करने का काम है उस पर बड़े कामयाबी के साथ में राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। और उनकी जो अभी तक की यात्रा है, अभी तक का जो अंदाज है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके आधार पे हम समझेंगे कि अब राजनीति कहाँ जाने वाली है। आपको भी बहुत सारी अच्छी बातें लगेगी, अच्छा लगेगा, अच्छा एहसास होगा। मैं भी आता हूँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और उससे भी ज़्यादा, थोड़ी बहुत बात करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उससे भी ज़्यादा बात करेंगे कि राहुल गांधी की रणनीति क्या है। और ये रणनीति, ये जो उन्होंने अपनी बिसात बिछाई है, बीजेपी इसको तोड़ सकती है या नहीं तोड़ सकती है, या तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। मैं अभी आया। हम सब ने कभी ना कभी बचपन में चंदा मामा की कहानी जरूर पढ़ी होगी। कई भाषाओं में आती थी, जो लोग हिंदी भाषी नहीं है उन्होंने भी पढ़ी होगी। और चंदा मामा की कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी होती थी जिसमें एक राक्षस होता था और उसको मारना लगभग असंभव होता था। फिर बाद में पता चलता था, कोई साधु बताता था या किसी तरह से पता चलता था कि इस राक्षस की जान उस तोते में है। वो फला फला पेड़ के कोटर में एक तोता रहता है, अगर उसको मार दोगे तो राक्षस मर जाएगा। इसी तरह से हमारे रामचरितमानस में जिक्र आता है कि रावण को अगर मारना है तो वो मरेगा नहीं, तो विभीषण बताते हैं कि इनकी नाभि में एक अमृत कुंड है, उसको सुखा दो। तो भगवान राम ने अग्निबाण से उसको सुखा दिया तो रावण को उस तरह से मार पाए। तो सरल भाषा में हर आदमी की कमजोरी होती है, हर राक्षस का एक तोता होता है, वहाँ पे उसकी जान होती है। राहुल गांधी को अब पता लग गया है कि वो कौन सा अमृत कुंड है जहाँ पे तीर लगाने से सही निशाने पर बैठेगा और उनको कामयाबी मिलेगी। अब हो ये रहा है कि सामने वाली पार्टी तरह तरह से चीज़ों को डाइवर्ट कर रही है और वो कह रही है बस एक बार भाई मेरी गर्दन छोड़ दे। उसके लिए उसको गुदगुदी मचाई जा रही है, वो गर्दन नहीं छोड़ रहा है। उसको सुई चुबाई जा रही है, वो गर्दन नहीं छोड़ रहा है। कुछ भी किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है देख ऊपर चिड़िया, वो उधर नहीं देख रहा है, गर्दन नहीं छोड़ रहा है। इस समय बीजेपी की हालत राहुल गांधी ने वही कर दी है और राहुल गांधी के साथ साथ बाकी विपक्ष भी इन चीज़ों को समझ गया है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या है? यही है कि वो 20,000 करोड़ रुपया किसका था जो अडानी साहब की कंपनियों में लगा था। उसने नहीं कहा कि मेरी सदस्यता ले ली और ये कर दिया वो कर दिया ना। आप मुझे चुप करा रहे हो क्योंकि अडानी जी के साथ आपका रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, गुजरात का रिश्ता है, इसको तो छुटला नहीं सकते। और एक सवाल कि ये जो पैसा है विनोद भाई साहब की कंपनियों वाला, वो पैसा किसका है? आपको याद होगा सबसे पहले और बार बार हमने इस चैनल पर ध्यान आकृष्ट कराया था कि वो पैसा एक सस्पिशियस पैसा है और किसका पैसा है। हमने आपको कई बार ये भी एहसास दिलाया कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर भी ऐसे हो सकते हैं जिनका पैसा विनोद भाई साहब के साथ लगा हो। अब राहुल गांधी जब जब ये सवाल पूछेंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, यार किसका हो सकता है? वो कौन हो सकता है जिसका पैसा हो सकता है? फिर आपके दिमाग में ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मोदी जी तो ठेका दिलाते थे, मोदी जी तो विदेश यात्रा पे ले जाते थे। आपके दिमाग में, ये सब मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, आपके दिमाग में आएगा श्रीलंका में जो ठेका था बिजली वाला, जो लोग अभी आजकल घेरे हुए ना मोदी जी को, वो भी हमारे वीडियो ध्यान से देखते हैं। ये आपको मैं जानकारी पहले भी दे चुका हूँ और मुझे भी इधर उधर से पता चलता है।
राहुल गांधी के बारे में भी बताया गया मुझे, मैंने लिखा था फेसबुक पे कि भाई श्रीलंका का राष्ट्रपति बोल रहा है वहाँ के बिजली विभाग के चीफ को कि मोदी जी का बड़ा दबाव है, अडानी जी को पवन चक्की वाला ठेका दे दो, पवन बिजली वाला। उधर खबर आती है, विदेशी मीडिया फोड़ता है कि बांग्लादेश का जो मामला है, झारखंड में गोड्डा में जो प्लांट लगा है वो प्लांट उसी यात्रा के दौरान दिलाया जाता है। देश का भूभाग दे दिया जाता है बांग्लादेश को एक एक्सचेंज के तहत, जिसमें कुछ ऐसी बातें की गई कि सीमा को बहुत सही करने के लिए किया गया है, और उसमें वो डील होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छपा, सब पे वीडियो बनाया मैंने। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो पैसा किसका है, और उसके साथ में ये कहानियाँ आती हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर सरकार में बैठा है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा है, और वो किसी भी हद तक जाकर किसी भी तरीके से अगर एक व्यक्ति को फेवर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार सवाल आता है कि हवाई जहाज, वो हवाई अड्डा दिलवा दिया उनको, ऐसे दिला दिया, वैसे दिला दिया। अब ये सारी स्टोरियाँ, जितनी चीज़ें अडानी को लेकर समय समय पर आई हैं, इन चीज़ों पे सरकार ने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। अब वो हो गया जमा हो गया मसाला। इनको लगा कुछ नहीं, मैं एक भाषण दूंगा, कुछ एक बांटने वाली बात कर दूंगा, कुछ एक तिलमिलाने वाली बात कर दूंगा, लोग भाग खड़े होंगे। लेकिन फंस गया मामला। अभी जब हिंडनबर्ग आया है, तो हिंडनबर्ग आने के बाद क्या हो रहा है, हिंडनबर्ग आने के बाद में पहले लपेटा गया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, बोले इसको जेल में डाल दो। कांग्रेस पार्टी वाले चिल्लाएंगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पवन खेड़ा को जो छोड़ो, आपने कैसे बंद कर रखा है। तो ये अडानी की बात करना बंद कर देंगे। काम नहीं चला, क्योंकि उनको पता है जहर अमृत कुंड से में अमृत सुखाने से हम मार सकते हैं राक्षस को, वो गर्दन छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है राक्षस की जान कहाँ है, तोते में। यही सिलसिला चल रहा है। उनको पता है कि जितना अडानी पे घिरेंगे मोदी जी, उतना जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती एक फ्लॉन्ट की गई दोस्ती है। ऐसी दोस्ती है जिसको बार बार दिखाया गया है, जिसका प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारी जानकारियाँ इस तरह की भी हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते थे, फिर वो डील करने जाते थे, तो दिन में कई कई बार मिलने मोदी जी से होटल में आते थे, उनको अपडेट देते थे। ये सारी चीज़ें हैं। वो यात्रा पे जाते थे और पता चला कि अब विदेश यात्रा पे अगर ऑफिशियली नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वो पर्सनल यात्रा पे वहाँ पहुँच जाते थे, और ऑफिशियल यात्रा पे मोदी जी जाते थे, वहाँ मुलाकात हो जाती थी। तो आपके दिमाग में जब वो ये कहते हैं कि ये 20,000 करोड़ किसका है, हालांकि ये डाटा 20,000 करोड़ का राहुल गांधी दे रहे हैं, वो छोटा डाटा है, कोई नहीं। मैंने अभी इकोनॉमिस्ट की खबर परसों नरसों, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर परसों नरसों छापी थी, बताई थी आपको, जिसमें ये बताया गया था कि ये अभी तक अंधेरे में है कि अडानी साहब की, जो बड़े भाई साहब की शेल कंपनियां हैं, वो कितनी हैं, कहाँ कहाँ हैं, और उनमें कितना पैसा है। और अब ये भी साफ हो गया, पहले तो ये हो रहा था कि सीमेंट का व्यापार ही उन शेल कंपनियों के जरिए विनोद भाई साहब के कब्जे में पूरा, ये भी स्पष्ट हो गया। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जब जब ये बोलते हैं 20,000 करोड़ रुपया किसका है, तो आपके दिमाग में आता है अच्छा दोस्ती तो इनकी है, ठेका तो ये दिलाते हैं, ये तो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो सीधा प्रहार होता है। इसीलिए पवन खेड़ा, इसीलिए मनीष सिसोदिया को घेरा और लपेटा गया। सिसोदिया जी के खिलाफ तो साल भर से एक्साइज ड्यूटी का रायता चल रहा था। भाई अगर आप देखें तो टेक्निकल मामले हैं, सिसोदिया के खिलाफ कोई ऐसा मामला, टेक्निकल मामले, कैसे टेक्निकल मामले, कोरोना के टाइम पे अगर आप रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे नई दिल्ली के, या दिल्ली में जो टोल है उसके भी ठेके थे जो बीजेपी की सरकार के दौरान ही दिए गए हैं। उसमें भी ये हुआ कि भाई इसको हमने ठेका दिया था साल भर में, अब ट्रेनें चली नहीं, लॉकडाउन पड़ा रहा, तो ये ठेकेदार जो है इसको रिकवरी नहीं हो पाई, तो हम इस साल की इससे कॉन्ट्रैक्ट फीस नहीं लेंगे, माफ कर देंगे। टोल को भी नगर निगम ने माफ किया, तो ठेकेदार जो शराब के थे उनकी भी फीस माफ कर दी गई, तो वो आ गई करप्शन के घेरे में, किस बेसिस पे की। इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं। बहरहाल मैं उनको बचाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मनीष सिसोदिया को, मतलब सारी तरफ से ये कोशिश हुई है जिसमें आप एक एक चीज देख लीजिए। सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव मसले भी आए, दूसरे मसले भी आए, लेकिन अब विपक्ष को समझ में आ गया है इस सवाल का जवाब कि वो पैसा किसका है, ये बीजेपी कभी नहीं दे पाएगी। देगी भी तो जैसे वो डिग्री अमित शाह जी ने दिखा दी थी मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके,
वो देने के बाद और बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि भैया इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कौन सी होती है। तो ये जो राहुल गांधी ने घेरा है मामले को, ये बहुत तगड़ा घेरा है। अब एक चीज़ और भी हो रही है कि अडानी के साथ प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता, अडानी के साथ संबंध और अडानी के पास बहुत सारा ऐसा संदिग्ध धन होना जो भारत में किसी के पास नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला संदिग्ध रूप से, हम ये नहीं कहेंगे कि है क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन जितने सारे सवाल हैं, शेल कंपनियां राउंड ऑफ करना पैसे को, जो दूसरे आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, अडानी ग्रुप ने कोई बहुत ठोस तरीके से सबूतों के साथ तो उसका खंडन नहीं किया है। हिंडनबर्ग तो मुनाफा कमा के निकल गया। अब क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच जब आई है, एक और चीज़ फंसती है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे एक एक जानकारी बाहर आएगी, वैसे वैसे अडानी साहब की मुश्किल बढ़ेगी। बोला था मैंने आपको। अब वो मुश्किलें भी कम करनी है, इसलिए कहीं ना कहीं उलझा दो। अब ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की अब सदस्यता ले लो झट से, तो सब लोग राहुल गांधी में उलझ जाएंगे। पहले उसका कार्रवाई से निकाल दो उसके बयान, फिर लोग उसमें उलझ जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि लोग उलझ नहीं रहे हैं, आते कहीं घूम फिर के अडानी पे आ जाते हैं। उसका उनके कार्रवाई से शब्द निकालेगा, बोले अडानी के बारे में बताइए, आप अडानी को बचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी आप अडानी को बचाना चाह रहे हैं। आप सदन में मुझसे माफी मांगने को कह रहे हैं, अब आपने मुझ पर आरोप लगाए तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए संसद में, और वहां पे मैं अडानी का मसला उठाऊंगा। मैं अडानी का मसला उठाता हूं तो आप मेरा माइक बंद कर देते हैं, और मैं अडानी को इतना, आप कहते हैं ना कि अडानी पे अब इतना वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैं जानता हूं अडानी एक ऐसा कोर इशू है जिसमें डिटेल्स लगातार आ रही हैं, खुलासे लगातार हो रहे हैं, और वो एक ऐसी स्थिति है जिसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो जवाब कभी नहीं दे पाएगी, जैसे कि शेल कंपनियों में पैसा किसका है। ये जवाब बीजेपी कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये जवाब देना उसके लिए संभव ही नहीं है। आज नोट कर लीजिए, मैंने आज, आप जनता की नब्ज समझिए, मैंने अपने YouTube चैनल पे नॉकिंग न्यूज़ पे एक पोल डाला। आप देख लीजिए 90% के आसपास लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता अडानी के चक्कर में गई है। ट्विटर पे मैंने पोल डाला, 90% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता अडानी के कारण गई है। तो एक माहौल बन रहा है क्या, अडानी और मोदी, और अडानी मोदी एक हैं, और अडानी साहब के बहुत सारे घोटाले हैं, और संग लिए लिए मोदी जी घूमते हैं। इतना काफ़ी है उनकी इमेज को डेंट करने के लिए। अब एक दिक्कत और भी हो रही है, अडानी साहब की जैसे जैसे जांच आके बढ़ रही है ना, समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए, अब जांच आई, सुप्रीम कोर्ट की जांच है, उस जांच में जिस जिस डिपार्टमेंट की जहां जहां कमी निकलेगी वो अपनी चमड़ी बचाने में लग गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे सरकारी विभागों में भगदड़ है। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, LIC ने, जो कह रही थी हमारा तो एक्सपोजर ही नहीं है, 1% का एक्सपोजर है वगैरह वगैरह, इसकी हकीकत भी मैंने आपको बताई थी। अब वो एक कैप ला रही है कि एक कंपनी में अधिकतम इतना शेयर खरीदेंगे और इतना बॉन्ड खरीदेंगे। यानी मान लिया कि सीमा से अधिक इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में नहीं होना चाहिए, मान लिया LIC ने। अब वो ला रही है। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में सरकार नए तरीके से विचार कर रही है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को कैसे इंश्योर किया जाए। RBI भी इस पे सख्ती कर रहा है, और सेबी भी शुरू हो गई है। अभी तक सेबी कोई फिक्र नहीं थी। ये ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू खड़ा होकर आ गया हो। पिछले साल मार्च में इसी सरकार ने कहा था कि एक कंपनी का CEO और MD एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, ये आपकी दुकान नहीं है परचून की, आप वहाँ बैठ गए और आप सामान बेचे जा रहे हैं। ये कंपनी है। जब कंपनी आप चलाते हैं तो कंपनी को उसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए जैसे कि कोई ट्रस्ट चल रहा है, या जैसे कोई सरकारी संस्थान चलता है, या कोई भी संस्था चलती है। क्योंकि जब आप कंपनी चला रहे हैं तो आपके पिताजी की नहीं है, वो ना आपकी है। कंपनी एक संपत्ति है जो एक विशेष तौर पे एक संस्था है कंपनी, जिसको एक विशेष उद्देश्य के लिए
बनाया गया है वो उद्देश्य मुनाफा कमाना, व्यापार करना, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जनता के अलग अलग लोगों से पैसे लिए हुए हैं। तो वो जब एक संस्था बनती है किसी एक खास उद्देश्य के लिए, तो उसको चलाने का जो तरीका है वो गवर्नेंस है। तो एक कॉरपोरेट बनाया आपने, एक कॉरपोरेशन बनाया आपने, एक संस्था बनाई, एक निगम बनाया, ऐसे सरल भाषा में समझ लें। तो उस निगम को जब आप चला रहे हैं, जनता के धन से चला रहे हैं, उसके कुछ हित हैं, तो ऐसा थोड़ी एक आदमी की मर्जी से चलेगी, मेरे चाचा यहाँ बैठ जाएंगे, भतीजा यहाँ मिल जाएंगे, ताऊ यहाँ बैठ जाएंगे, नहीं। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि उसमें इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स बैठें, सब मिलजुल के अच्छी तरह से काम करें, और जिसके ज़्यादा पैसे लगे हैं उसको तो मुनाफा वैसे भी ज़्यादा मिलना है और बोर्ड में भी उसकी ज़्यादा चलनी है, लेकिन फिर भी ये किसी एक आदमी के घर की खेती नहीं है। ये चीज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस कहलाती है, और भारत की कंपनियों में इसका भगवानी मालिक है। इसलिए पिछले साल यही सरकार लेके आई थी। फिर इन्होंने कहा कि हाँ भाई कॉरपोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, और जो सीएमडी मेरे ख्याल से और सीईओ या और एमडी, ये दो मतलब शीर्ष पदों में अलग अलग लोग बैठाने चाहिए। यही आया था। 2 महीने बाद यही सरकार आई और इसने कंपनियों की इच्छा पे छोड़ दिया। भाई टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको ऐच्छिक रूप से कर सकते हो, चाहो तो कर लो, चाहो तो नहीं करो। इस तरह की ढिलाई से भी शक खड़ा होता है भैया। और कॉरपोरेट गवर्नेंस में जब ढिलाइयाँ सामने आ रही हैं अडानी जैसी कंपनियों की, और जो सरकार है उसकी प्रॉक्सिमिटी की बात आती है अडानी से, तो फिर सवाल उठता है। तो अब सरकार दोबारा से कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर भी टाइट होने जा रही है। सेबी अपने काम में लगी हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अब अपने रूल बनाने में लग गया है। उधर निर्मला सीतारमन ने एक बैठक बुलाई और वो भी इस पे बाकायदा काम कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। तो क्या हुआ कि अब जैसे ही ये कोर्ट की जांच शुरू होती है, अलग अलग जगहों पे जो सैकड़ों अधिकारी हैं, वो सैकड़ों सीधे तो मोदी जी से जुड़े नहीं हैं, और अब वो अपने बॉस की भी बात नहीं मान रहे हैं। जो इनके चेयरमैन वगैरह, उनको लगता है भैया ठीक है आपकी तो मोदी जी से सेटिंग है, कल के दिन गड़बड़ हो जाएगा तो हमको तो संविधान के मुताबिक काम करना, आप तो हमको नाप दोगे। सेटिंग है मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि भाई आपको तो मोदी जी बचा लेंगे, मुझे नहीं बचाएंगे। अगर कहीं पे मोदी जी का नाम आता भी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बहुत स्पष्ट है और किसी संस्था में बॉस कहता है मोदी जी ने ऐसा करना पड़ेगा, ये मतलब मत निकालिएगा। तो जब जांच है तो नियम भी बढ़िया बढ़िया होते जा रहे हैं। एसबीआई भी अपने चीज़ों में लग गया है चाक चौबंद करने में, एलआईसी भी चाक चौबंद करने में लग गया है, क्योंकि इस जांच के बीच में इनसे सवाल भी तो पूछे जा रहे होंगे ना। आरबीआई भी चीज़ों को पुख्ता करने में लग गया है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनके अंदर से भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिनसे सरकार को दिक्कत हो सकती है। तो सरकार चाह रही है कि जो ये सब हो रहा है इसका ये भी किसी शोर में दब जाए। वो शोर क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को उठा के जेल में डाल दो, राहुल गांधी को बाहर कर दो, ये हो सकता है ना। अब बात कर दो, मैंने कल भी आपको कहा था कि भाई राहुल गांधी को बाहर करना है स्पीकर के, ऐसा नहीं कि वो ना करें, उनके हाथ में नहीं, लेकिन वो टाल सकते थे, वो टाइम ले सकते थे। वो अपराध जो उन्होंने जो गतिमान एक्सप्रेस चला दी सरकार में, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इसीलिए चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से हो सकता है इस बीच में कोई सांप्रदायिक मुद्दे उठ जाएं, हो सकता है इस बीच में कोई और मुद्दे उठ जाए, क्योंकि ये हमेशा यही करते हैं। आपने इस युद्ध में देखा हो ना, कवर फायर के लिए, कि कोई अगर सिपाही आ रहा है उसको बचाने के लिए दूसरी तरफ कहीं बम धुआं वुआं फेंक देते हैं ताकि दुश्मन का अटेंशन उधर जाए और इधर से अपने सिपाही निकाल दो। तो यही हो रहा है। बहरहाल जो स्ट्रेटजी दिख रही है राहुल गांधी की, उसका पूरा फोकस, कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस तोते पे है। और उससे भी बड़ी बात यह हुई है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी से केजरीवाल पर मुसीबत आती थी, तो जब बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर इस मसले को उठाया मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, कांग्रेस थोड़ा दूरी बना के चल रही थी, शर्मा शर्मी में थी कि हम क्यों उनके साथ नाम जोड़े, हम तो बड़ी पार्टी हैं। अब इनके साथ भी हो गया है और सबके साथ थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो बीजेपी ने जो सारे फ्रंट खोल दिए हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब सारे के सारे लोग कह रहे हैं भाई अब हम ईडी से डर के समझौता करने के बजाय मिलकर इनसे लड़ेंगे। स्थिति ये आ गई है। और इस स्थिति में अगर ये लोग सब मिलजुल के तोते को मारने में कामयाब हो जाते हैं
और उसके कारण अगर राक्षस मारा जाता है तो एक चीज निश्चित मान के चलिएगा, ये ईडी वीडी सब धुएं में उड़ जाएंगे, सब माया है। जब तक मोदी जी ताकतवर हैं तब तक ये सारी माया है। इसीलिए आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाइए, मोदी हटाओ देश बचाओ, और वो भी इसीलिए। और लेकिन आप इसमें एक चीज़ और चलते चलते बता दूं कि जो डिफेंस लेके आई है पिछड़े वर्ग वाला बीजेपी, बेहद खोखला डिफेंस है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मोदी का मतलब ये थोड़ी है कि पूरे पूरे पिछड़े वर्ग को किस साख से आप जोड़ दें और खेल जाएं, ऐसा हो नहीं पाएगा इस लाइन से। कोई भी आदमी जो पिछड़े वर्ग का दूसरा आदमी है, बल्कि जो मोदी सरनेम वाले हैं वो भी इसको कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से रिलेट नहीं करेंगे, सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी है, लेकिन राजनीति बहुत रोचक मोड़ पे है और आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। और कांग्रेस पार्टी में अब दिमाग है, ये पता लगने लग गया है, उसकी एक्टिविटीज़ भी सड़क पे दिखने लग गई हैं, और वो अब वहाँ तीर चलाने लग गई है जहाँ बुल्स आई है। अब नाभि के अमृत कुंड को निशाना बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। देखते हैं, अब मुकाबला यही है, अटेंशन डाइवर्ट करने वाला, अटेंशन डाइवर्ट कर नहीं पा रहे हैं। गर्दन छुड़ाने के लिए कभी पाँव में काट रहे हैं, कभी घूंसा मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। भाई गर्दन नहीं छोड़ रहा है। अब गर्दन छुड़ाना आसान काम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल जा रहा है कि ये गर्दन पकड़ने से काम चलेगा, तो वही चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप पूरी पॉलिटिक्स समझ गए होंगे। समझ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।